नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सबका न्यूज रूम लाइव देखना आप शुरू कर चुके हैं। मैं आसिफ रशीद आपके साथ, रूपाली शर्मा मेरे साथ हैं। इस कार्यक्रम में विशेष खबरें, खासतौर से युद्ध स्तर पर जो खबरें इस समय 18 या 19 दिनों से आ रही हैं मिडिल ईस्ट से, मध्य पूर्व की आज की ताजा स्थिति क्या है, थोड़ी देर में उस पर चलेंगे। देश की राजधानी दिल्ली से आर्थिक राजधानी मुंबई तक बड़ी खबरों का रुख करेंगे और साथ साथ देश के अंदर इन दिनों राजनीतिक हलचल काफी ज्यादा, क्योंकि राज्यसभा चुनाव उन विधानसभा चुनावों से पहले हुए जिनके नतीजे एसआईआर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आए। किसके लिए अच्छी खबर, कहीं खुशी तो कहीं गम, थोड़ी देर में तस्वीरों के माध्यम से आप इसका अनुमान सही से लगा सकेंगे। लेकिन फॉर्मेट के मुताबिक हमें आगे बढ़ना है। शुरुआत 5 बड़ी खबरों के साथ होगी और थोड़ी देर में आपको लोकसभा और राज्यसभा लिए चलेंगे। पहली खबर आज टॉप 5 में यही रहेगी कि बजट सत्र को 1 सप्ताह आज पूरा हो रहा है, लेकिन क्या सेकेंड फेज में समय ज्यादा व्यर्थ हुआ या जनता के मुद्दों की सही बात राज्यसभा और लोकसभा यानी अपर हाउस और लोअर हाउस के अंदर हो सकी है, इसका थोड़ा आकलन लगाने की या जो स्थिति है उसको समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ी देर में हम लाइव सेशन की तरफ चलेंगे। आज एक बार फिर से जब देश के अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 2 एलपीजी के जहाज पहुंचने की बात कही जा रही है, लेकिन विपक्ष इस पर हंगामा कर रहा है। कुछ और बातें भी थोड़ी देर में सदन से। इसके बाद बात करेंगे राज्यसभा की, जहां पर कल चुनाव हो रहे थे, वोटिंग जारी थी, 5 बजे तक ये चुनाव देखने को मिला है और एक बड़ी जीत जो है वो हुई है और इसका जश्न जो है साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। तमाम राज्यों की अगर बात की जाए, कहीं पर निर्विरोध जो है वो उम्मीदवार सामने आए तो कहीं पर पहले से ही कहीं ना कहीं एक अलग सी सेटलमेंट होती हुई नजर आई थी। ओवरऑल कहीं ना कहीं राज्यसभा के चुनावों की अगर बात करें तो जश्न का माहौल, चुनावी नतीजे जो है वो घोषित हो चुके हैं, तो इस हवाले से भी आपको तस्वीरें दिखाएंगे। इसके अलावा आपको मिडिल ईस्ट भी लिए चलेंगे, जहां पर अब से थोड़ी देर पहले एयर स्ट्राइक्स हुई हैं तेहरान में और 5 लोगों की मौत हुई है, जिनमें 2 बच्चे और उनकी माएं शामिल हैं। जबकि जवाबी हमले यूएस की एम्बेसी के पास, जो दूतावास का दाहिना हिस्सा है बगदाद इराक के अंदर, जहां पर 4 लोगों की मौत हुई है और मरने वालों की संख्या 2500 के करीब पहुंच गई। ताजा स्थिति क्या है, थोड़ी देर में आपको इस पर ले चलेंगे। इसके बाद करेंगे बात पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हवाले से, जहां पर आपको बता दें कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की है और लगातार मिडिल ईस्ट का तनाव तो बना ही हुआ है। इस बीच पाकिस्तान और अफगानिस्तान को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि वहां पर भी सूरत हाल बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, तनाव की स्थिति भी वहां पर बनी हुई है। इस बीच लगातार ड्रोन हमले और एयर स्ट्राइक इस हवाले से भी आपको बताएंगे। कई राज्यों में मौसम भी करवट ले रहा है और कई राज्यों के अंदर अनुमान बारिश का लगाया गया है। थोड़ी देर में मौसम की इस खबर पर लिए चलेंगे। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से अभी थोड़ी देर पहले एक और एडवाइजरी जारी की गई है, उसमें किन लोगों के लिए क्या विशेष बातें कही गई हैं, ये समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बजट सत्र पर भी चलना है, मगर उससे पहले लखनऊ उत्तर प्रदेश आपको लिए चलते हैं। आपको बता दें कि हेमंत नंदनी बहुगुणा को श्रद्धांजलि जो है आज दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगर बात करें तो उनके योगदान को याद करते हुए नजर आए, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए नजर आए और हेमवती नंदन बहुगुणा की जो आज पुण्यतिथि है उस पर ये तमाम तस्वीरें जो है वो सामने आ रही हैं, जहां पर तमाम बड़े चेहरे मौजूद हैं। और इस बीच आपको बता दें कि खुद सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे, जहां पर श्रद्धा सुमन पुष्पांजलि अर्पित करते हुए नजर आए। उनके काम, उनका योगदान, तमाम चीज़ों को याद किया गया। और आपको बता दें कि इस हवाले से अगर बात की जाए, तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है, जहां पर तमाम बड़े चेहरे मौजूद थे। लखनऊ के योजना भवन में आपको बता दें कि ये जो कि पूर्व मुख्यमंत्री थे हेमवती नंदन बहुगुणा, उनकी पुण्यतिथि पर आज आयोजित ये श्रद्धांजलि सभा के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर मौजूद है और तमाम बड़े चेहरे वहां पर मौजूद है जो अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और आज उनकी पुण्यतिथि है, तो इस बीच उन्होंने जो राज्य को दिया, यूपी को जिस तरीके से आगे बढ़ाया, तमाम चीज़ों को याद किया गया। उनके जो शब्द थे, जो उनकी बातें थी, उन पर चलने के लिए, जो उनकी जिंदगी को जीने की और जो उनकी छवि थी, उन तमाम चीज़ों को याद किया गया है। तो इस बीच आपको बता दें कि सीएम योगी ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है, उनके योगदान को याद किया है। और ये तस्वीरें लखनऊ से इस वक्त निकलकर सामने आ रही हैं, जहां पर तमाम बड़े चेहरे मौजूद और इस दिन को और खास बनाते हुए खुद नजर आए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री और कई कैबिनेट मंत्री भी इस कार्यक्रम का हिस्सा थे। श्रद्धांजलि समारोह के मौके पर मीडिया से बात करते हुए और इस कार्यक्रम को भी एक तरह से संबोधित किया गया मुख्यमंत्री की तरफ से। सीधा आपको लखनऊ लिए चलते हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्रद्धेय हेमवती नंदन बहुगुणा जी की आज पावन
पुण्यतिथि है। मैं इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की ओर से स्वर्गीय हेमवतीनंदन बहुगुणा जी की स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। स्वर्गीय बहुगुणा जी का जन्म तत्कालीन उत्तर प्रदेश, वर्तमान में उत्तराखंड राज्य के जनपद पौड़ी के एक छोटे से गांव में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही अर्जित करने के उपरांत उन्होंने आगे की शिक्षा के लिए प्रयागराज की भूमि को चुना। वहीं पे उच्च शिक्षा के साथ ही देश की स्वाधीनता आंदोलन के साथ एक छात्र नेता के रूप में जुड़े और निरंतर देश की स्वाधीनता के साथ ही सामाजिक जन जागरूकता और राष्ट्रीय चेतना को प्रखर रूप से आगे बढ़ाने के लिए स्वर्गीय हेमवतीनंदन बहुगुणा जी ने लगातार प्रयास किए। प्रयागराज में छात्र नेता के रूप में 1942 में उनकी गिरफ्तारी होती है। स्वतंत्र भारत में एक जनप्रतिनिधि के रूप में प्रदेश सरकार में मंत्री, मुख्यमंत्री के रूप में, केंद्रीय मंत्री के रूप में उन्होंने अनेक उल्लेखनीय कार्य किए। उत्तर प्रदेश के विकास को एक नई ऊंचाइयां प्रदान की, प्रयागराज को एक पहचान दी। आज स्वर्गीय हेमवतीनंदन बहुगुणा जी भौतिक रूप से हमारे बीच में नहीं, उनके द्वारा प्रारंभ किया गया कार्य, उनके द्वारा जनप्रतिनिधि के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में, केंद्रीय मंत्री के रूप में जो कुछ भी किया गया वह समाज के प्रत्येक तबके के लिए, देश की समृद्धि के लिए और आम जन के कल्याण के लिए ले गए हुए निर्णय थे। मैं इस अवसर पर आज उनकी इस पावन तिथि पर उन्हें प्रदेश सरकार और प्रदेश की जनता जनार्दन की ओर से उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। चलिए तस्वीरें आपके सामने। और आज विशेष कार्यक्रम, कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, कैबिनेट के अन्य मंत्रियों के साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा जो श्रद्धांजलि समारोह लखनऊ के यानी राजधानी उत्तर प्रदेश की, जहां कार्यक्रम थोड़ी देर पहले संपन्न हो गया। मुख्यमंत्री बात कर रहे थे। अब जरा दिल्ली आपको ले चलते हैं, जहां पर बजट सत्र का आज एक सप्ताह पूरा हो रहा है और आज 7वें दिन भी हो सकता है कि हंगामा फिर से देखने को मिले, क्योंकि कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। थोड़ी देर में उस पर ले चलेंगे, लेकिन 8 विपक्ष के जो सांसद जिनको सस्पेंड किया गया था, हो सकता है कि वो निलंबन आज वापस ले लिया जाए, खत्म कर दिया जाए स्पीकर की तरफ से, क्योंकि इसमें खुद पर्सनली मुलाकात के दौरान अपील भी की गई थी, रिक्वेस्ट भी की गई थी लोकसभा स्पीकर के साथ। दूसरा, आप सब जानते हैं, ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध के बीच तेल और गैस संकट पर जहां 3 बजे आज दोपहर पेट्रोलियम मंत्रालय प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है, वो स्पष्टीकरण देगा कि इस समय मौजूदा स्थिति क्या है। 2 जहाज भी आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष इसको मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है। संसद टीवी संसद के अंदर जहां लोकसभा और राज्यसभा में आज दोनों तरफ इस समय चर्चा शुरू हो गई है और सीधा आपको लाइव सेशन में लिए चलते हैं। एकड़ से भी ज्यादा जो तंबाकू की खेती की जो फसल है वो कम की गई है और दूसरे खेती की और विविधीकरण के अंदर हो गई है। उसमें केंद्र सरकार द्वारा
उनको पूरी सहायता दी जा रही है। जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जो ये आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल जैसे प्रमुख तंबाकू जो राज्य है वहाँ फसल में विविधता लाने के लिए विविधकरण CDP के माध्यम से नई योजना शुरुआत की गई है और उसमें 538.40 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। 88,467 हेक्टेयर क्षेत्र में तंबाकू खेती को के ऊपर दालों, तिलहन, मोटे अनाज, श्रीअन्न, बागवानी फसलों जैसी उपयुक्त वैकल्पिक फसलों को लक्ष्य रख के उसको ऊपर किसानों को डाइवर्ट किया गया है, क्योंकि और पिछले तंबाकू की खेती में 2021-22 से तुलना में 80,000 हेक्टेयर में खेती कम की गई है। ये माननीय सदस्य ಧನ್ಯವಾದ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ. ನಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರೋದು ಈ ತಂಬಾಕು ಬೆಳೆಯಿಂದ ಅವನ್ನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ತಂಬಾಕು ಬೆಳೆ ಅಷ್ಟೇ ಆದಾಯ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಚಿವರು ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿ. अध्यक्ष महोदय, फसल विविधीकरण कार्यक्रम CDP के माध्यम से पहले मैंने आपसे निवेदन किया था। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना PMRKVI के अंतर्गत 13-14 से मूल हरित क्रांति राज्यों जैसे मैंने कहा जो 10 राज्य है वहाँ हमने इस कार्यक्रम का उद्देश्य अधिक जल खपत वाली धान, पश्चिम उत्तर प्रदेश और हरियाणा और पंजाब में जहाँ ज़्यादातर पानी की उपलब्धता है और वहाँ फसल की जा रही है, इससे डाइवर्ट करके हम दूसरे दलहन, तिलहन, मोटे अनाज, पोषक अनाज, कपास और कृषि वानिकी जैसी वैकल्पिक फसलों की ओर वृद्धि करने के लिए केंद्र सरकार काम कर रही है। श्री राजीव राय। धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने बोलने का मौका दिया। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वैकल्पिक कृषि एक बहुत अच्छी व्यवस्था है, लेकिन क्या सरकार ने उन इलाकों के बारे में अध्ययन किया है जहां छोटे छोटे किसान हैं, आधा एकड़, पौन एकड़, 1 बीघा जमीन है और ट्रेडिशनल खेती से कभी बाढ़ और कभी सुखाड़ में वो बर्बाद हो जाते हैं, हमेशा कर्जदार रहते हैं। क्या सरकार ने अध्ययन करके कोई ऐसी योजना शुरू करी है जहां वैकल्पिक कृषि के लिए ट्रेनिंग उन इलाकों में, खासतौर से पूर्वांचल में किसानों को दिया जाए कि उन्हीं जो जगह है वैकल्पिक खेती करे जिससे उनके कृषि उत्पाद का मूल्य अधिक हो, कर्ज में न डूबे और उनके जीवन स्तर का सुधार हो। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्न था तंबाकू के स्थान पर वैकल्पिक फसलों का, और जैसा माननीय राज्य मंत्री जी ने बताया 13 लाख लोगों की मृत्यु तंबाकू के सेवन के कारण, विभिन्न तरीकों के सेवन के कारण होती है, तो उसमें वैकल्पिक फसलों का हम लोग प्रबंध कर रहे हैं। और मुझे ये बताते हुए भी खुशी है कि हमने केवल ये नहीं कहा कि तंबाकू छोड़ दो, क्योंकि किसान को भी कैश क्रॉप की जगह आय तो चाहिए। हमने उसके स्थान पर कौन कौन सी फसलें पैदा की जा सकती है, किस किस इलाके में, वो भी चिन्हित करने का काम किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे FCB तंबाकू की जगह हाइब्रिड मक्का, मिर्च, शकरकंद, कपास, मक्का, आलू, चिया, मक्का, फील्ड बीन, लोबिया, रागी, रेड ग्राम, मूंगफली, वैसे बीड़ी तंबाकू की जगह गन्ना, सोयाबीन, ज्वार, मूंगफली, ज्वार, और उसके साथ साथ माननीय अध्यक्ष महोदय अलग अलग प्रकार की कौन सी फसलें हो सकती है वो भी हमने विकल्प सुझाए हैं। लेकिन माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है कि जो छोटे छोटे किसान हैं वो छोटी जोत के आकार में, क्योंकि हमारे यहाँ जोत के आकार काफी छोटे हैं, लैंड होल्डिंग काफी कम है, उनमें कैसे बेहतर खेती करे, तो मैं बताना चाहूंगा आपके माध्यम से सदन को कि हमने इंटीग्रेटेड फार्मिंग के, एकीकृत खेती के अनेकों मॉडल पर काम करना शुरू किया है और कई जगह उनका डेमोन्स्ट्रेशन भी कर रहे हैं। क्योंकि छोटा किसान केवल एक फसल ना लगाए, वो खाद्यान्न भी, गेहूं चावल भी, उसके साथ सब्जियां भी, उसके साथ फल भी, उसके साथ पशुपालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, बकरी पालन या कृषि वानिकी, अलग अलग कई क्षेत्रों में वो ध्यान दे सकता है। हमने ये प्रयत्न किए कि छोटे किसान की खेती भी लाभ का धंधा कैसे बने। जी के पड़वी जी।
श्री जी के पड़वी, बोलिए। थैंक यू स्पीकर सर। मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ संक्षिप्त में, देखो मैं फिर आग्रह करता हूँ, संक्षिप्त में प्रश्न, संक्षिप्त में जवाब। मुझे 20 प्रश्न लगे, 20 को पूरा करने का प्रयास करना होगा। यस सर। समाचार रिपोर्टर और किसान संगठनों ने बार बार यह मुद्दा उठाया है कि महाराष्ट्र के किसान बार बार फसल नुकसान और कम बाजार मूल्यों की समस्या का सामना कर रहे हैं। मेरी सरकार से ये प्रश्न है कि नंदुरबार जैसे जिलों में कुछ प्रोसेसिंग यूनिट, कुछ स्टोरेज फैसिलिटी या मार्केट लिंकेजेस की स्थापना कर रही है सरकार, ताकि किसानों को निश्चित बाजार और मूल्य संवर्धन सुविधाएं मिलेगी। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि सारा देश जानता है, किसानों को उपज का ठीक दाम देने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर हम फसलों की खरीद करते हैं। और इस साल भी माननीय सदस्य को बताते हुए मुझे जानकारी है, गेहूं हो, धान हो या दलहन की फसलें हो, तिलहन की फसलें हो, सबका मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाया गया है। न केवल मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाया है, बल्कि अभी भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर फसलों की ऐतिहासिक खरीदी जारी है। और ये सरकार है मोदी जी की, जिसने तय किया है दलहन में तुअर, मसूर, उड़द जितनी किसान बेचना चाहेगा हम पूरी की पूरी खरीदने का काम करेंगे। गेहूं की खरीदी की भी तैयारी हो गई है, धान की खरीदी की भी तैयारी है। माननीय सदस्यगण, कृषि पर चर्चा लगी हुई है, इसलिए डिटेल बात उस पर होगी। चर्चा करनी नहीं करनी उस पे बारे में संसदीय कार्य मंत्री सभी लोगों से और चर्चा करेंगे समय को देखते हुए। लेकिन क्वेश्चन नंबर 343 से मुरारी लाल मीणा। माननीय मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में बताया कि यदि बीमा कंपनियां या राज्य सरकार की ओर से क्लेम के भुगतान में देरी होती है तो उन पर 12% का जुर्माना लगाया जाता है। मेरा प्रश्न ये है कि ये और बेहतर पहल कदमियां लिए जाएं, इस आग्रह के साथ जय हिंद सर। श्रीमान बाबूभाई जयजंगभाई देसाई जी। माननीय सभापति महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से देश में खेल अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण तथा विशेष रूप से गुजरात राज्य में विकसित किए जा रहे आधुनिक खेल परिसरों के संबंध में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, गुजरात में हाल के वर्षों में खेलों के बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार ने कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं विकसित की जा रही है। अहमदाबाद के नारायणपुरा में वीर सावरकर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स लगभग 825 करोड़ की लागत से लगभग 1.19 लाख वर्ग मीटर यानी 21 एकड़ क्षेत्र में विकसित किया गया है, जिसका उद्घाटन माननीय अमित शाह गृह प्रधान जी ने किया था। इसके अतिरिक्त मोटेरा में एसवीपी स्पोर्ट एंक्लेव लगभग 4600 करोड़ की लागत से लगभग 350 एकड़ क्षेत्र में विकसित हो रहा है। वही वस्त्राल स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स 58 करोड़, शाहपुर स्पोर्ट पार्क 7.31 करोड़ तथा वडोदरा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में 37 करोड़ जैसी परियोजना भी खेल अवसंरचना को सुदृढ़ करने की दिशा में सराहनीय कदम है। मगर आज के विद्यालयों की यंग जनरेशन को देखते हुए और विद्यार्थियों का हौसला बढ़ते हुए और नए स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स होने की आवश्यकता है। ये सभी परियोजनाएं ओलंपिक रेडी पहल के अंतर्गत वर्ष 2025-26 में खेल सुविधाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने के उद्देश्य से विकसित की जा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, गुजरात में आगामी कॉमनवेल्थ गेम्स के आयोजन की संभावनाओं को देखते हुए ये अत्यंत राशि सीधे किसान के खाते में डाली जाएगी। और अब मैं ये भी माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि कई बार जो प्रीमियम की सब्सिडी रहती है उसका भुगतान राज्य सरकार भी देर से करती है, इसलिए हमने डीलिंग कर दिया अपनी राशि को केंद्र सरकार की राशि को राज्य सरकार से। जैसे ही क्लेम सेटल होगा केंद्र सरकार तुरंत पैसे डालेगी और राज्य सरकार भी अगर देर करेगी तो 12% ब्याज किसान के खाते में राज्य सरकार को भी डाल। इस वक्त खबर यह है कि दिल्ली में आज 3 बजे एक बैठक होने जा रही है और
संसद की स्थायी समिति की ये बैठक है। इस बैठक का उद्देश्य है कि जो तेल संकट या गैस संकट को लेकर बातें की जा रही हैं, जिसमें वैश्विक तेल आपूर्ति बुरी तरीके से बाधित हुई है, कीमतों पर कैसे फोकस रखा जाए, ये भी सरकार की कोशिश है। क्योंकि पाकिस्तान और श्रीलंका ने तो फैसला ले लिया है कि फ्यूल क्राइसिस के बीच सरकार के दफ्तर और स्कूल कॉलेज केवल 4 दिन काम करेंगे, 2 दिन घर से काम करें। अब पेट्रोलियम मंत्रालय, जिसके लिए सबसे बड़ा एक चैलेंज बन रहा है, इस चुनौती को कैसे मौजूदा समय में खत्म किया जाए, कम किया जाए, इस पर भी नजर है। और याद रखिएगा कि तेल संकट तब तक विभिन्न देशों को सताएगा जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद रहेगा, और अगर ये युद्ध जारी रहा तो परिस्थितियां और भी खराब चौथे और 5वें सप्ताह में हो सकती है, जिसका अनुमान अभी तक लगाया जा रहा। रूपाली, बिल्कुल, तो यहाँ पर इसी के साथ एक और बड़ी खबर है जहाँ पर राज्यसभा के चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। बिल्कुल आपको बता दें कि कल वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई थी और 5 बजे तक चली थी और नतीजे घोषित हो चुके हैं। एनडीए की 37 में से 22 सीटों पर जीत हुई है और बिहार में सभी 5 सीटों पर एनडीए की जीत हुई है। ओडिशा की अगर बात की जाए तो 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और बीजेडी के खाते में 1 सीट गई है। हरियाणा में 1 पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है। ओडिशा हरियाणा में कांग्रेस विधायकों की क्रॉस वोटिंग हुई। 10 सीटों का फायदा विपक्ष को, 10 सीटों का नुकसान हुआ। 10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों के चुनाव परिणाम ये घोषित हो चुके हैं, जहां पर एनडीए ने 22 और विपक्ष ने 15 सीटें जीती हैं। और इस बीच एनडीए को 10 सीटों का सीधा फायदा हुआ है, वहीं विपक्ष को 10 सीटों का नुकसान हुआ है। पहली एनडीए के पास 12 और विपक्ष के पास 25 सीटें थी। इन 37 सीटों में से 26 पर प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए। 3 राज्य हरियाणा, बिहार और ओडिशा की अगर बात करें, उनमें 11 सीटों पर चुनाव हुए। इनमें से 9 सीटें एनडीए के खाते में गई, विपक्ष को 2 ही सीटें मिली। ओडिशा और हरियाणा में कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। बिहार में विपक्ष के 4 विधायक वोट डालने ही नहीं पहुंचे। इसमें भाजपा को डायरेक्ट फायदा मिलता हुआ नजर आया, क्योंकि उनके फोन स्विच ऑफ बताए जा रहे थे, कॉल्स नहीं पिक की जा रही थी। और ये तस्वीरें जीत के बाद है। जब राज्यसभा की अगर बात करें तो एनडीए ने एक बड़ी जीत हासिल की है। हालांकि सीधा 10 सीटें एनडीए के खाते में बिना किसी यहाँ पर मंथन के गए हैं। और इसके साथ ही बिहार में सभी 5 सीटों की अगर बात करें तो एनडीए की ही जीत हुई है। तो बड़ी खबर है और जश्न का माहौल हर जगह पर देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। कल जिस तरीके से सुबह सवेरे ये वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई और 5 बजे तक चली और कल ही नतीजे घोषित हुए देर रात, तो ये रिजल्ट था जहां पर एनडीए ने 37 में से 22 सीटें जीती। चलिए, एक और बड़ी खबर इस समय आ रही है कि हरियाणा से भी नतीजे जारी कर दिए गए और कांग्रेस और बीजेपी को 1-1 सीट मिली है। संजय भाटिया ने 1 सीट जीत ली है, जो भारतीय जनता पार्टी की है। कांग्रेस के कर्मवीर सिंह, जिनने 1 सीट पर जीत हासिल की है। और ये वो 2 सीटें हैं जहां पर सस्पेंस रात देर गए तक रहा। चुनाव यहाँ जो निर्दलीय उम्मीदवार थे वो चुनाव हार गए हैं। तकरीबन रात के 11-12 बजे भी जब चुनाव आयोग तक बात पहुंची कि यहाँ विधायकों को खरीदने की खरीदो फरोख्त का सिलसिला चला है और आरोप बीजेपी पर कांग्रेस की तरफ से लगाए गए थे, और उसके बाद बीच में इंटरवीन किया गया यहाँ चुनाव आयोग की तरफ से, जिसके बाद घोषणा हुई। और मुख्यमंत्री सहित कई वरिष्ठ नेताओं की तरफ से जीतने वाले कैंडिडेट्स को, इन उम्मीदवारों को मुबारकबाद भी दी जा रही है, उनकी बधाई दी जा रही है। ये एक नई जो राजनीतिक सफर या करियर की शुरुआत इन लोगों की होगी। लेकिन राज्यसभा सीटों पर सस्पेंस के बीच कुछ सवाल भी पूछे जा रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर इस समय कांग्रेस की तरफ से विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर पूछे गए कि 2 सीटें उनके खाते में थी, लेकिन कुछ विधायकों को, जो कर्नाटक के अंदर भी आरोप लगाया गया था कि 5-5 करोड़ रुपए देकर उनको खरीदा गया, वो सिलसिला चलता रहा। और अब हरियाणा के अंदर भी वो तुर्क का इक्का बीजेपी के हाथ लगा और उसे काम आया। लेकिन दूसरी तरफ पलटवार किया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। कांग्रेस के आरोप निराधार करा दिए गए। सीएम को जरा सुनिएगा, जिन्होंने जीतने वाले उम्मीदवारों को बधाई दी है, जिसमें एनडीए का 37 सीटों में कम से कम 22-23 सीटों पर पलड़ा भारी नजर आया। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूंगा संजय भाटिया जी और करमवीर बौद्ध जी। मैं दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संजय भाटिया जी विजयी हुए हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी करमवीर बौद्ध जी
एक वो विजयी हुए हैं। मैं दोनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। चुनाव बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है। चुनाव इंटरेस्ट इसलिए रहा है, ये मैंने पहली बार शायद इतिहास में देखा कि कांग्रेस को अपने विधायकों पर विश्वास नहीं है। किस तरह से कांग्रेस विधायकों को बंदी बना करके एक एक घंटे बाद अलग अलग स्थानों पर ट्रांसफर करती रही। ये भी इतिहास में मैंने देखा है कि स्वयं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पोलिंग एजेंट बन गए हो, कांग्रेस के प्रभारी पोलिंग एजेंट बन गए हो। ये पहली बार मैंने देखा है। ये चुनाव और भी इंटरेस्टेड रहा है क्योंकि इसमें आईएनएलडी का भी रोल वो कांग्रेस की बी टीम के रूप में नजर आया है। क्योंकि वो इसलिए नजर आया है कि हमने तो संजय भाटिया जी को खड़ा किया था। अगर उसने बीजेपी को वोट नहीं करना था, कांग्रेस को इंडिपेंडेंट प्रत्याशी था, उसको वोट करना चाहिए था लोकतंत्र में। परंतु उसने अप्रत्यक्ष रूप से आईएनएलडी ने कांग्रेस को सपोर्ट करने का काम किया। ये पहली बार ऐसा हुआ है। मैं बधाई देता हूं दोनों प्रत्याशियों को, विजय हुए हैं। नहीं देखिए, एक वोट से मंत्री जयवीर सिंह का सपा पर तीखा हमला, जहां पर ग्रेवयार्ड इकोनॉमी का आरोप जो है समाजवादी पार्टी की तरफ से लगाया गया है कि पहले की सरकारों पर ताजमहल जैसे मकबरों की महिमा मंडन का आरोप लगा है। योगी सरकार की टेम्पल इकोनॉमी से राजस्व बढ़ा, पर्यटन को बड़ा बढ़ावा मिला। ये तमाम बातें मंत्री जयवीर सिंह ने कहा है और समाजवादी पार्टी पर सीधा हमला बोलते हुए नजर आए हैं कि समाजवादी पार्टी के समय में ग्रेवयार्ड इकोनॉमी जो है वो बनती जा रही थी, लेकिन वहीं योगी सरकार की अगर बात की जाए तो यहाँ पर बहुत कुछ बढ़ा है, चाहे इकोनॉमी को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर या फिर टूरिज्म को लेकर अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश आगे ही बढ़ा है। तमाम बड़े आरोप लगाते हुए नजर आए हैं मंत्री जयवीर सिंह। आस्था, श्रद्धा और पर्यटन को एक नया संदेश देने का काम किया है। जहां पहले मैं समझता हूं कि पूर्ववर्ती सरकारों में ग्रेवयार्ड इकोनॉमी के नाम पर तो चलता था प्रदेश, आज हमारी सरकार में टेम्पल इकोनॉमी, हमारी संस्कृति, हमारी धरोहरें, हमारे जीवन संस्कृति के आधार पर उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी और खासकर पर्यटन के क्षेत्र में एक नई दशा और दिशा मिलने का काम हुआ है। यही नहीं, ये 2025 की बात करें, अकेले जहां एक और हमारा भगवान राम जी का अयोध्या का मंदिर हो, भगवान विश्वनाथ भोले बाबा जी की नगरी काशी हो, या पूरा उत्तर प्रदेश के विंध्यवासिनी धाम, चित्रकूट धाम, नैमिषारण्य धाम, विभिन्न धाम और 30 स्थलों को लेकर के पिछले साल हुए संपन्न हुए महाकुंभ से लेकर के यदि बात करें तो एक नए कीर्तिमान और नए इतिहास बनाने का काम उत्तर प्रदेश के में हुआ है। और नई इकोनॉमी, मतलब इकोनॉमी के क्षेत्र में पर्यटन ने एक नई दशा और दिशा देने का काम किया है। जहाँ एक और लोगों का भावनात्मक रिश्ता मजबूत हो रहा है, सामाजिक ताना बाना मजबूत हो रहा है, हमारी परंपराएं, जीवन, संस्कृति सनातन। चलिए, न्यूज रूम लाइव जारी रहेगा। समय एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे, हमारे साथ रहिएगा।